नमस्कार, आदाब। मैं स्मिता शर्मा हूं और आज बात दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों में शुमार गाजा को लेकर हुए एक संघर्ष विराम की खबर पर। इसराइल और हमास के बीच में 15 महीनों से जारी जंग के बाद आखिरकार दोहा में हुए निगोसिएशंस के बाद में सहमति बनी है कि एक सीज फायर की स्थापना की जाए। और इस सीज फायर के अभी जो ब्रॉडर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, कंडीशंस हैं, सारे डिटेल्स आना तो बाहर अभी बाकी है, लेकिन जो इनिशियली पता चल रहा है कि ये फेज आउट सीज फायर है। शुरुआती रूप में 6 वीक्स के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिस दौरान इसराइल और हमास के बीच में जो इस वक्त प्रिजनर्स हैं उन्हें स्वैप किया जाएगा। और आगे चलकर कुछ ऐसे हालात बनाए जाएंगे ताकि गाजा में खास करके जहां 45,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, फिलिस्तीनियों की मौत हुई है जब से इसराइल की इन्वेजन की शुरुआत हुई, उन लोगों तक खासकर एड असिस्टेंस पहुंचाया जा सके। और इसकी टाइमिंग बेहद अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि शपथ ग्रहण लेने वाले हैं 20 जनवरी को बतौर अमेरिका के नए राष्ट्रपति, इस वक्त उनके इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ठीक पहले जो है ये हलचल है। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हरिंदर मिश्रा, जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए ही रिपोर्टिंग करते हैं, जेरूसलम में मौजूद हैं। और इफ्तिकार गिलानी जो कमेंटेटर हैं, फ्रंटलाइन के लिए भी लिखते हैं, वो इस वक्त तुर्की के अंकारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले इफ्तिकार, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, थोड़ी सी अगर आप ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या इस वक्त अग्री हुई हैं, इसके बारे में आप जानकारी दें। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो सीज फायर हुआ है इस वक्त, ये टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अगर आप मई 31 2024 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त दी थी, और जिन पर एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हुआ था, मीडिएटर्स भी और हमास का भी उनका एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था, जिसको फिर बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव भी किया जून 2024 में। बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें बहुत खास कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यह है कि उस वक्त जो है ना, बिल्कुल जो है, जो नेतन्याहू जो है हमेशा जो तकरीबन जो है उसको एडिशंस करते रहे, फिर गोल पोस्ट्स चेंज करते रहे, जिसकी वजह से ये सीज फायर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अगर आप एक तरह से देखें, ये 3 फेज का जो 3 फेज वाला जो सीज फायर है, अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अगर डॉक्यूमेंट आप उठा लें, बिल्कुल ऑलमोस्ट तकरीबन वही है जो फर्स्ट फेज 6 वीक्स का, जिसमें प्रिजनर एक्सचेंज हो जाएंगे। अब सिर्फ यह है कि इसमें सिर्फ चूंकि नंबर्स दिए गए हैं अब, यानी कि हमस 33 इजरायली कैप्टिव्स जो है, जिसमें विमेन, चिल्ड्रन और सिविलियंस हैं, तो उनको रिहा करेगा, जिसके बदले में इसराइल तकरीबन 1,000 के करीब उन डिटेनीज को रिहा करेगा, जिनको आफ्टर जिनको अक्टूबर 7 के बाद पकड़ा पकड़ा गया है। या जो इजरायली मिलिट्री विड्रॉवल जो है, इसमें सिर्फ ये था कि 700 मीटर की इसराइल की जो फौजें जो है गाजा के बॉर्डर से 700 मीटर दूर रहेंगी कि 300 मीटर दूर रहेंगी। या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो, जिसमें 600 ट्रक ट्रक करीब जो है उनको जो परमिट किया जाएगा डेली। इस तरह से फिर सेकंड फेज में जो है हमास जो है फिर जो बाकी बचे हुए हैं उनको फिर यहाँ करेगा, जिनमें मेल सोल्जर्स भी शामिल हैं। इसी तरह से जो है कंप्लीट विड्रॉल इसराइल जो है इम्प्लीमेंट करेगा गाजा से इसी दौरान जो है। लेकिन ये है कि अब ये थर्ड फेज जो है, जो सबसे क्रिटिकल फेज है, इस थर्ड फेज के बारे में बताया जा रहा है कि इन 2 फेजेस के दौरान उस पर नेगोशिएशंस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मिश्रा जी जो जेरूसलम में है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस पर और ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। जिनमें जो है एक तरह से जो है 3 से 5 साल का एक इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्लान है। फिर जी। उसके बाद एक गाजा पर कौन हुकूमत करेगा, कौन इंटरम अथॉरिटी होगी गाजा के ऊपर, वो डिसाइड होगी। वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं, ना पता है इस वक्त, ना पता है इस वक्त उसके बारे में कुछ। और कोई भी जो मीडिएटर्स जो है उसके बारे में कोई, मतलब एक कह सकते हैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी। इसी तरह से जो है फिर ये तकरीबन तकरीबन, लेकिन ये है कि सिर्फ अगर उनको ओवरऑल अगर आप इसको देख सकते हैं कि इसराइल के पास इससे भी बहुत अच्छे मोमेंट्स पिछले आए हैं, जब वो सीज फायर डिक्लेयर कर सकता था। जैसे यह है, शनिवार को जब उन्होंने मार दिया था तो एक विक्ट्री डिक्लेयर करके एक सीज फायर कर सकते थे।
या जब इस्माइल हानिया को मार के वो जब मारा था उन्होंने, उस वक्त एक विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन यह है कि इस वक्त जो है इस वक्त जो है जिस अगर इस वक्त आप देखें कि क्या चेंज हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ। चेंज सिर्फ ये हुआ कि वाशिंगटन में ट्रम्प जो है मंडे से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इसके अलावा न सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस हुई हैं, ना जो हम हमास कोई ऐसी चीज कोई चेंजेस हुई हैं। और लेकिन ठीक है, एक इसराइल जो बार है। मैं आपके पास वापस आती हूँ। हरिंदर जी, अगर अब आप, क्योंकि इसराइल का इस वक्त जो इसराइल में हलचल है, वो अगर आप पहले बता सके हमें, क्या ऑफिशियली जो है अब इस पे ठप्पा लग चुका है नेतन्याहू सरकार की तरफ से? और हमने देखा, विजुअल्स आ रहे थे कि गाजा में भी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, एक रे ऑफ होप है। वहीं इसराइल के अंदर भी जो है रे ऑफ होप है कि जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस आएंगे। लेकिन क्या जो सरकार के अंदर के एलिमेंट्स हैं, खास करके जो फार राइट एलिमेंट्स हैं, क्या वो हामी भर रहे हैं इस वक्त इस अग्रीमेंट को लेकर, या उन्हें लग रहा है कि आगे चलकर जो है दिस वॉर मस्ट गो ऑन? देखिए, यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं और आपको बताऊं तो वहाँ जश्न मनाते हुए आपने कहा सीन्स नजर आ रहे हैं गजा में। इसराइल में दोनों तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अगर तेल अवीव में देखें, जहाँ पर हॉस्टेजेस जो बंधक हैं उनके परिवार के लोग हैं, उनमें एक उम्मीद सी भी जगी है। हालांकि वो काफी अपने अपने परिवारजनों को लेकर के चिंतित भी हैं कि वहां से वो जिंदा लौटेंगे या नहीं। लेकिन यरूशलेम, जहां पर मैं मौजूद हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने से आ रहा था तो वहां पर प्रदर्शन की तैयारी हो रही थी। तो जो दक्षिणपंथी यहाँ पर पार्टियां हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। वो इस डील के पक्ष में नहीं है, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बेत्सलेल स्मोट्रिच, उनकी ओर से साफ तौर पे अब जो है उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। उनके जो सांसद हैं, क्नेसेट मेंबर्स जो हैं, क्नेसेट इसराइली पार्लियामेंट को कहते हैं, उनकी ओर से धमकी दी जा रही है। और पहले से ही यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं बेन ग्वीर, उनकी ओर से भी कहा जाता रहा है कि वो इस डील के पक्ष में नहीं है और वो सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों पार्टियां जो हैं, जो कि मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद अलग अलग हो गई थी, अगर ये बाहर निकल जाती हैं सरकार से, तो अभी जो मौजूदा जो गठबंधन है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। हालांकि विपक्ष के दलों ने कहा है कि वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे और इस मुद्दे पे, यानी कि इशू बेस्ड एक जो है सपोर्ट, वो उनकी ओर से बेंजामिन नेतन्याहू को मिलेगा। तो सरकार फौरी तौर पर गिरती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन साथ ही साथ अस्थिरता का एक माहौल बन जाएगा। तो राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं। जहां तक इस डील के पास होने की बात है कि सरकार में ये पास हो पाएगी नहीं, तो इस डील को पहले सिक्योरिटी कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां पर कि बहुत ही आसानी से ये डील जो है इसको मंजूरी मिल जाएगी। और उसके बाद अगर ब्रॉडर कैबिनेट के सामने भी लाया जा रहा है तो वहां भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अगर ये दोनों पार्टियों का समर्थन नहीं रहा तो भी वहां पर मेजोरिटी जो है बहुमत के साथ ये डील जो है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू इसके पक्ष में है और उनके सामने दरअसल कोई ऐसी कोई बात भी नजर नहीं आ रही कि वो इसके पक्ष में नहीं होंगे। दरअसल उन पर काफी बड़ा दबाव है। अभी जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे, अगर दरअसल देखें तो देखें, दोनों ही पक्ष जो हैं, एक ऐसा माहौल यहाँ बना है जो कि जीत का जो है एक तरह से वो ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसराइल का कहना है कि ये डील इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ मध्य पूर्व में जिस तरह का अभी माहौल बना है और इसराइल को बहुत बड़ी कामयाबियां मिली हैं, चाहे वो सीरिया हो, यानी कि उसका दावा यह है कि ईरान का जो एक्सेस है उसको उसने तोड़ दिया, उसे कमजोर कर दिया और इसराइल जो है वो पहले से ज्यादा महफूज है। तो ऐसे में इसराइली नेतृत्व जो है वो एक तरह से अपनी जीत का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह अगर दूसरे पक्ष की ओर गौर करें, अगर फिलिस्तीनियों की तरफ, हमास की तरफ, तो हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमास जो है इसराइल को अपने किसी भी मकसद में, किसी भी लक्ष्य में कामयाब होने से उसने नाकाम कर दिया है। और इसी वजह से हमास का यह दावा है, इसी वजह से इसराइल जो है अब इस तरह से बंधकों और कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हो रहा है। तो दोनों पक्ष एक तरह से जीत का ऐलान करते हुए, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर जो है नुमाइंदे, यहाँ पर जो मध्य पूर्व के जो उनके ऑनवॉय हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे और कहा जा रहा है कि बड़ी ही कशीदा मुलाकात हुई, बहुत ही तनावपूर्ण मुलाकात उनकी हुई बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। और इसराइल पर भी ट्रंप
जो हुकूमत है उसका, जो ट्रंप प्रशासन आने वाला है उसका बेहद दबाव है कि इस डील को मंजूरी दी जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे इसराइली आबादी और बाकी बंधकों के परिवारों का दबाव तो पहले से ही था। जी। तो नेतन्याहू कई बार पीछे जरूर हटे हैं और उसकी भी वजह हमेशा राजनीतिक रही है, और अभी मौजूदा जो हालात है उसमें भी काफी हद तक राजनीतिक ही परेशानियों की वजह से वो मंजूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट के ऑनबॉय इलेक्ट हैं वो भी वहां मौजूद थे, उनकी बातचीत हुई और काफी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी एक मुलाकात में कहीं ज्यादा दबाव बना कंपेयर टू प्रेसिडेंट बाइडेन की पूरी टर्म में नेतन्याहू के ऊपर, जहां तक दबाव का सवाल है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को जब ये सवाल पूछा गया कि ये डील किसकी वजह से हुआ है, ट्रंप को श्रेय दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इज इट अ जोक। तो क्या वहां की जो मीडिया की कमेंट्री इस वक्त चल रही है हरिंदर जी, क्या उसमें इस वक्त श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है इस अग्रीमेंट के लिए? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने तो दोनों ही नेताओं से बात की है। कल उनकी बात ट्रंप से भी हुई और बाइडेन से भी हुई, और उन्होंने दोनों का जो है धन्यवाद कहा है कि उनके प्रयासों से ये जो है ये डील संभव हो पाया है। लेकिन जहां तक इसराइली मीडिया का सवाल है या इसराइली आबादी का सवाल है, अगर यहाँ भी आप लोगों से बात करें तो उनका ये मानना है कि ट्रंप ने जिस तरह से खुल करके स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह का उनके बयानात लगातार आते रहे, उसका इसराइल पे भी काफी दबाव रहा और साथ ही साथ फलस्तीनियों पर भी काफी दबाव देखने को मिला है। और जिस तरह की उनकी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली जो फैक्टर है कि ट्रंप हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल नेता के तौर पे देखे जाते रहे, तो यहाँ पर नेतन्याहू जो है उनके समर्थन को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ काफी एक अरसे से ये चर्चा चलती रही है, यूएस के चुनाव के पहले से ये चर्चा चल रही थी कि ट्रंप जो है उनका हालांकि पूरा समर्थन जो है इसराइल के प्रति हो सकता है, लेकिन जहां तक नेतन्याहू का सवाल है तो उसको लेकर के ट्रंप उनसे काफी उनकी नाराजगी रही है। दोनों दोनों लोगों के बीच में काफी एक लंबे अरसे तक बातचीत तक नहीं हुई थी। पहली बार दोनों नेताओं में बातचीत पिछले 4 जुलाई को हुई थी। तो उसके बाद से लगातार नेतन्याहू का प्रयास रहा है कि किसी तरह से ट्रंप को खुश करें और किसी तरह से उनके साथ फिर से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बना सकें। तो ऐसे में इसको लेकर के यहाँ पर जो है किसी तरह से ना तो आबादी और न ही सरकार और न ही नेतन्याहू आश्वस्त है पूरी तरह से ट्रंप के समर्थन को लेकर के, तो इसलिए वो ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहते। आबादी और सरकार दोनों या मीडिया पर गौर करें तो यहाँ पर वो ट्रंप की ओर जो है ज्यादा झुकाव है। माना यह जा रहा है कि श्रेय उनको ज्यादा दिया जा रहा है बाइडेन के बनिस्बत। इफ्तिकार, जिस बात का आप पहले जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि ये खबरों में बार बार जो है ये रिपोर्ट की जा रही थी कि ये अग्रीमेंट जो है ये वही अग्रीमेंट है जो मई 2023 में भी जिसकी पेशकश की गई थी, और डिफरेंसेस नहीं हैं एज सच उस अग्रीमेंट और इस अग्रीमेंट के बीच में। तो वो रीजनल मीडिया के हिसाब से और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस वक्त कि हमास में आखिर क्या बदला? क्या हमास हिजबुल्लाह का वीकेंड हो जाना, हानिया या सिनवर की असैसिनेशन, ये तमाम वजह भी रही कि हमास भी जो है आखिरकार अग्री हुआ इस डील को लेकर, दोहा में पर्दे के पीछे को लेकर कोई हलचल जिसकी जानकारी मिल रही हो? एक तो कोई वजह नहीं बनती थी इसराइल को कि इस डील को जो है नकार सके, क्योंकि इसराइल की इस वक्त जो अगर सिक्योरिटी सिचुएशन आप देखें, इससे ज़्यादा सिक्योर इसराइल क्या हो सकता है। सीरिया की तरफ से जो है एक ऑलमोस्ट तकरीबन जो है अपने सिचुएशन में है सीरिया, वो सवाल वहाँ से तो कोई उनको हम कोई उनको अटैक करे कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेबनान इस वक्त जो है बिल्कुल ही सिक्योर, लेबनान के बॉर्डर उनकी सिक्योर है। जो जो कुछ उन्होंने गाजा में कि इससे ज़्यादा मिलिटरली क्या कर सकते थे, जो उनके जो इसराइल के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनसे तो खुद ही उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा मिलिटरली कुछ अचीव नहीं हो सकता है गाजा में तो मिलिटरली। हमास क्यों अग्री हुआ? जो हमास हाँ, अग्री हमास हो रहा था। हमास ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप मई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 31 मई 2024 का जो एग्रीमेंट है, हमास तो उस पर एग्री हो चुका था। लेकिन वो सबसे एक अहम जो एक डेवलपमेंट जो हो रही है मेरे ख्याल में फ़लस्तीन के हवाले से, जो वेस्ट बैंक में मेरे ख्याल में, अगर मिश्रा जी उस पर और ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, वेस्ट बैंक में जेनीन वगैरह में जो ऑपरेशंस हुए हैं पिछले दिनों के दौरान, उस ऑपरेशंस में जो है फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है उसने इसराइल की मदद की है। और कल परसों जो है मेरे ख्याल में हमास ने बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया था फ़लस्तीन अथॉरिटी के हवाले से
कि वो उनको मदद कर रहे हैं ऑपरेशंस में वेस्ट बैंक में जो अरेस्ट्स वगैरह हुई हैं, जो उनकी हैं। लिहाजा जो है एक हमास तो वैसे भी सीज फायर एग्रीमेंट के हवाले से तो बहुत पहले से इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो सीज फायर था। लिहाजा कोई ये सिर्फ उसके सिर्फ नेतन्याहू ही सिर्फ गोल पोस्ट उसको चेंज कर रहा था, कि जो अब उसको गोल पोस्ट चेंज करने का मौका शायद ट्रंप न दे। और अभी भी जो है उन्होंने इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट आज सुबह उनको शायद करना था अप्रूव, अभी तक शायद नहीं किया। अभी भी कोशिश कर रहे थे वो किसी तरह से वो फिर दोबारा पतली गली से किसी और के ऊपर जो है डाल दें उसको। लेकिन अभी मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले, कुछ ही मिनट पहले जो है हमास ने जो है इस पर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है कि उनकी तरफ से इस सीज फायर के जो पूरे सीज फायर हुआ उनकी तरफ से उनको कोई वो सब तैयार हैं, इसके सभी जो आइटम्स हैं उन पर एग्री करने के, वो उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन पर करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा कोई ऐसा उनको शायद था कि हो सकता है शायद शाम तक नेतन्याहू कोई और बहाना ले ले इसको, क्योंकि आज अगर आप देखें कि आज ही तकरीबन जो है जब से सीज फायर हुआ है, तकरीबन 73 फलस्तीनियन, जिसमें 20 बच्चे और 25 वुमेन हैं, और जो अटैक में जो मारे गए हैं, और जिसमें 230 इंजर्ड भी हैं, इसमें 61 जो है सिर्फ गाजा सिटी में ही आज मारे गए हैं। तो संडे तक जो है हो सकता है शायद और दबाव दबाव रखेंगे और ज्यादा किलिंग्स हो जाएंगी संडे तक, जब संडे में जिस वक्त ये सीज फायर इम्प्लीमेंट होगा। हमास जी की तरफ से ऐसा सच तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है ना हमास और फलस्तीन अथॉरिटी के बीच में जो अब खेल होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। इस बीच दर्शकों को हम ये भी बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भी औपचारिक बयान जारी किया गया है और इस सीज फायर को वेलकम किया गया है, और उसमें ये भी उम्मीद जताई गई है कि वी होप कि दिस विल लीड टू अ सेफ एंड सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ गाजा, कि गाजा के लोगों तक मानवीय जो एड और असिस्टेंस है वो कंसिस्टेंटली पहुंच सके। और बार बार जो है रिटर्न टू अ पाथ ऑफ डायलॉग, कूटनीति और डायलॉग को रिटर्न करने के लिए जो है भारत ने वापस अपनी मांगे दोहराई हैं। नई दिल्ली में इस वक्त जो फिलिस्तीन के एक्टिंग एम्बेसडर हैं उनसे मैंने बात की है, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले दिनों में गाजा में रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगा, खास करके जहां तक मेडिकल असिस्टेंस का सवाल है और फिलिस्तीनियों को भारत के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट देने का सवाल है, या वहां पर फील्ड हॉस्पिटल सेटअप करने का सवाल है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। What do you think India can play a role in terms of the aid assistance moving forward? So we are interested, and we are considering, and we are keen that Indian roles be clear in new area after the ceasefire, and we need to see Indian humanitarian assistance to Gaza people, and in different types of assistance, like food, essential food assistance, or medicine assistance, or medical hospitals, or hospital field. And also India can take members of people injured in civil, in specific injured, to a treatment in Indian high profile hospital, which is all the world is speaking about it. और फिलिस्तीन के एक्टिंग एम्बेसडर ने इनफैक्ट इस बात को लेकर भी उम्मीद जताई है कि हालांकि अभी तो ये सीज़फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है अल्टीमेटली वो ज्यादा जरूरी है इस पूरे मसले का। और एक बार फिर से याद दिलाया है कि ओस्लो अकॉर्ड को जो है इजराइल ने दरअसल डीरेल किया था और उसकी ओर वापस लौटने की जरूरत है। वो भी हम सुन लेते हैं। My understanding, it will be start on Sunday, and today is the Israel government will commit it and discuss and finalize their approval of this ceasefire deal. Yesterday, as it's announced in Doha, the three major parties worked together and reached this ceasefire deal: Egypt side and Qatari side and the American two administration, Biden administration and Trump new administration. ऐसे में हरिंदर और इफ्तिकार, आप लोगों से आखिरी सवाल, हरिंदर जी अगर मैं आपसे कर सकूं कि ये कितनी उम्मीद है कि दिस ट्रूस विल होल्ड। पहला फेज तो 6 हफ्तों का है, तीसरे चरण जिसकी बात कर रहे थे, जिसके बाद शायद पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की भी बात हो, इस वक्त कितनी उम्मीद है ऑन द ग्राउंड कि एक्चुअली दिस विल होल्ड? देखिए, इफ्तिकार साहब जो कह रहे थे कि इसराइल अभी जितना सिक्योर नजर आ रहा है, शायद इतना सिक्योर पहले कभी नजर नहीं आया होगा। बिल्कुल हर तरफ से जो देखे सुरक्षा की दृष्टि से, तो चाहे उत्तरी सीमा हो या दक्षिणी, या चारों तरफ से एक तरह से सिक्योर नजर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस डील को लेकर के इसराइल के अंदर, और न सिर्फ इसराइल, न सिर्फ
जो है विपक्ष, बल्कि आपको ये भी बताएं कि सरकार को जो समर्थन दे रही थी पार्टियां, उनके अलावा भी जो जो नेतन्याहू के लिकुद पार्टी के अंदर का भी एक नेतृत्व जो नेता जो थे, वो भी बार बार कर रहे थे, खास करके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग, योआव गलांट जिनको कि फायर कर दिया डिफेंस मिनिस्टर के पद से नेतन्याहू ने, उन वो और उनके साथ साथ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के कई सारे लोग, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में बोलूं क्योंकि उसमें मैं यहाँ की खुफिया एजेंसियों को भी जोड़ रहा हूं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इसराइल इतना महफूज है और उसको बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की जरूरत नहीं है और बंधकों को लेकर के डील होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का वापस लाना इसराइल का एक तरह से कर्तव्य है। तो दबाव वो था, और बिल्कुल ये बात सही है कि नेतन्याहू खुद के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर के कई बार जो है इस डील को वो टालते रहे या इस डील को उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन एक और जो फैक्टर, अहम फैक्टर है, जो कि जब हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील हुई उस समय नेतन्याहू ने उस बात को कबूल भी किया था, वो गजा के लिए भी लागू होता है। 15 महीने हो गए इस युद्ध को शुरू हुए, और एक फटीग जो है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फौजियों में भी एक फटीग दिख रहा है। हथियारों के सप्लाई को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन जहां तक गजा का सवाल है वहां पर बहुत उस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा, उस तरह का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है जिसकी कोई इसराइल को कमी हो। लेकिन जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, सैनिकों में एक फटीग सा है, और ये भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। इसको लेकर के एक थकान सा चारों तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी आगे बात बढ़ रही है। लेकिन जो उन्होंने बात बिल्कुल सही कही, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सूचना दी गई है कि सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और दरअसल नेतन्याहू जो हैं वो अपने गठबंधन सरकार में शामिल ये जो पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती नजर आ रही है, उनके रुख को ठीक से समझना चाहते हैं इस प्रस्ताव को सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने लाने के पहले। क्या आप तो ये कह रहे अभी हैं जो कि है अभी भी एक इस चांस है कि ये संडे को इम्प्लीमेंट होना शुरू ना हो? देखें, जिस तरह का दबाव अमेरिका की तरफ से है और जिस तरह से खुल करके अमेरिका ने ऐलान कर दिया और ट्रंप ने चीजों को ऐलान कर दिया, माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू के सामने अब कोई चारा नहीं है। अगर वो नहीं भी चाहें तो भी उन्हें इस डील को जो है, इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी देनी होगी। इसी तरह की बातें सभी कह रहे हैं, और नेतन्याहू जिस तरह के दबाव में अभी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो इससे पीछे हटेंगे। लेकिन ये सीज फायर जो है 3 चरणों तक चलती रहेगी या नहीं, और फिर आगे क्या होगा, इसको लेकर के बहुत कुछ चीजें जो है किस तरह से आगे डेवलप करती हैं उसको देखना होगा। कुछ भी जो है स्पष्ट तौर पे कुछ भी कह पाना या दावा कर पाना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें इसमें आएंगी। गजा के मुस्तकबिल को लेकर के एक सवाल है, जो कि जैसा कि इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, जो कि सबसे अहम प्रश्न होगा कि क्योंकि वो एक ऐसा प्रश्न है जिससे नेतन्याहू लगातार बचते रहे हैं, उस पर चर्चा करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। बार बार ये कहा जाता रहा कि युद्ध के साथ साथ जो है पैरेलली वो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस या फिर वहां पर आगे किस तरह का गजा का क्या जो है फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, उसको लेकर के तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझ करके उससे हटते रहे। बात यह भी है कि यहाँ पर इसराइल के अंदर जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरह की परेशानियों का सामना है नेतन्याहू को, उनके खिलाफ अदालत में जो है मुकदमे चल रहे हैं, उससे भी जो है उससे भी उसका भी बहुत कुछ असर इस पे पड़ सकता है, इस सारे प्रोसेस पे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो बात हो रही है, जिसका लगातार विरोध करते रहे हैं नेतन्याहू, और वो ये कहते रहे कि जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है, उसका भी डर जो है नेतन्याहू को लगातार सताता रहा है। तो ये इसराइल के जो डोमेस्टिक, जो घरेलू राजनीति है, उसका भी बहुत कुछ असर पड़ सकता है इस डील के और इस सीज फायर के भविष्य के ऊपर। इफ्तिकार, आपसे फाइनल कमेंट, क्योंकि इस पूरे 15 महीनों में काफी क्रिटिसिज्म हुई है खुद अरब स्ट्रीट की, इस्लामिक नेशंस की, कि उन्होंने महज जो है बेसिकली सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बयान जारी किए हैं लेकिन बहुत ठोस नहीं किया, और तो और राफा क्रॉसिंग्स को भी बंद कर दिया जाना, नहीं खोला जाना। आपको लगता है कि अभी ये सीज फायर के बाद कतर ने जो रोल निभाई है नेगोशिएशंस में, क्या विल द अरब स्ट्रीट पुल इट्स वेट ताकि आगे चलकर जो है इसकी पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की ओर बात बन सके? अरब गवर्नमेंट्स के लिए भी इससे बेटर मौका, बेटर सिचुएशन हो नहीं सकती थी कि उनके एक जो है एक बहुत बड़ा एक
था, कह सकते हैं कि एक डेमो था उनके, ईरान एक था जो उनको एक एक तरह से जो है, एक जिस तरह इसराइल के साथ उससे ज्यादा तो उनका ईरान के साथ मसला था इस रीजन में। ईरान रुक गया है, उनकी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो टूट चुकी है। ये अरब ममालिक मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर 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 है उनके लिए। अब इस चीज को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों, एक तो अरब कंट्रीज भी जो है, एक कह सकते हैं कि इस वक्त जो है ईरान के हवाले से बहुत सिक्योर हो गए हैं, और जो एक्सिस बन रहा था ईरान का। और दूसरी तरफ जो है इसराइल भी जो है, अगर कह सकते हैं इस वक्त इसे बेटर सिक्योरिटी सिचुएशन इसराइल के लिए नहीं हो सकती है जो इस वक्त सिचुएशन है। अब इन कंट्रीज के लिए, जब आप की सिचुएशन सबसे ज्यादा सिक्योर हो, जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उस वक्त उस पीरियड को, उस मोमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए आपके जो लार्जर पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। लिहाजा जो है ना, एक मौका आ चुका है इस वक्त इसराइल के लिए और अरब कंट्रीज के लिए कि वो फलस्तीन के इशू को हमेशा के लिए आप किसी तरह से सेटल करें। लेकिन एक और चीज जो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह इसराइल के अंदर जो एक तरह से सिचुएशन पैदा हो रही है, या एक पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी का दौर शायद हो सकता है, वही फलस्तीन के अंदर भी हो सकता है। फलस्तीन के अंदर भी ये जो फतह है, या ये जो पीए है, जो तकरीबन पिछले 20 साल से फलस्तीन अथॉरिटी में इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, कि कई बार जो है इलेक्शंस कमीशंस तक बन गए हैं, वोटर लिस्ट तक बन गए हैं, और फिर वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब जो है फ़लस्तीन के अंदर भी जो है एक बहुत बड़ी एक एक खलबली पॉलिटिकली होगी, डिमांड्स होंगे फ़लस्तीन अथॉरिटी के अगेंस्ट में। और फिर अगर नई फ़लस्तीन अथॉरिटी बनती है, नया फ़लस्तीन अथॉरिटी बनती, नई फ़लस्तीन गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें कौन बनेगा और किस किसके हाथ में होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत बड़ा प्रश्न होगा ये। ठीक है, ये निश्चित रूप से अभी जो है ये अनफोल्डिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। जो पिछली लास्ट जो प्रिजनर स्वैप एक तरीके से हुआ था वो नवंबर 2023 में हुआ था, लेकिन पिछले साल कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जब ये हॉस्टेज स्वैप होते हैं तो उससे कुछ उम्मीद की किरण जगती है, और जो डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी लोग हैं वो आखिर, क्योंकि उनके ज्यादातर घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, वो कब लौट पाएंगे गजा में, कैसे लौट पाएंगे, तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिकार गिलानी और हरविंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।